Welcome to K-pop Photo. In this video, we are going to discuss about NCERT Class 7, Chapter 6, Human Environment Interactions. आज के सेशन में हम ह्यूमन और एनवायरनमेंट के इंटर रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है। तो जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके से एनवायरनमेंट और मनुष्य के बीच में हमें देखने को मिलती है, वही इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। लाइफ इन द अमेज़न बेसिन, अगर हम स्पेसिफिकली अमेज़न बेसिन की बात करें तो साउथ अमेरिका में हमें अमेज़न बेसिन कुछ इस तरीके से यहाँ पर लोकेशन इसकी देखने को मिलेगी। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडर, ये जो कंट्रीज़ हैं इसके ठीक साउथ में आपको जो अमेज़न रिवर सिचुएटेड है, इसी के आसपास आपको अमेज़न वैली या अमेज़न बेसिन देखने को मिलेगी। अमेज़न बेसिन का मतलब है अमेज़न रिवर की जो रिवर बेसिन है उसी को अमेज़न बेसिन के नाम से हम जानते हैं। एंड यहाँ पर किस तरीके की हमें एनवायरनमेंट देखने को मिलती है, बेसिकली अमेज़न फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट स्पेसिफिकली हम बात करें तो वो हमें देखने को मिलती है। इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन के बारे में हम सभी को पता है कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ हमें इक्वेटोरियल रीजन देखने को मिलती है। एंड इक्वेटोरियल रीजन की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर 4 o'clock रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। हर रोज़ शाम को 4 बजे कन्वेक्शनल रेनफॉल हमें देखने को मिलती है और वेदर जो है वेट ट्रॉपिकल वेदर हम यहाँ पर देख सकते हैं। Notice how it flows from mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. The place where a river flows into another body of water is called the river's mouth. And Amazon basin की अगर हम बात करें तो river basin drains portions of Brazil, parts of Peru and Bolivia, Ecuador, Colombia, जैसे कि मैंने आपको बताया, small parts of the Venezuela भी हमें मतलब countries के नाम दिए गए यहाँ पर। Climate के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्लाइमेट इज़ बेसिकली यहाँ की वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमें देखने को मिलती है। एंड अमेज़न बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर हमें देखने को मिलती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट हम किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि रेन फॉरेस्ट जहाँ पर आपको 4 o'clock रेनफॉल देखने को मिलती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में सिचुएटेड होने की वजह से आपको यहाँ पर अमेज़न फॉरेस्ट देखने को मिलती है। एंड अमेज़न फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है इसकी रिच डाइवर्सिटी के लिए। यहाँ पर कई तरीके की आपको फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज़ देखने को मिल जाएंगी। रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन फौना एंड एज वेल एज बर्ड्स एंड टॉकन्स। यहाँ पे आपको ये वाली जो पक्षी है इसको टॉकन कहते हैं। एंड देन टापुर, कुछ स्पेशल तरीके की एनिमल्स एंड मंकीज़ एंड ऑल दी लाइक क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन्स, ये सारी जीव जंतु जो भी है देखने को मिलेगी। एनाकोंडा जो काफ़ी फेमस है वो भी आपको अमेज़न की रेन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलेगी। कई 1000 काइंड ऑफ स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। एंड पिराना जो मछलियाँ होती हैं, पिराना फ़िश जो काफ़ी हार्मफुल होती है, फ्लैश ईटिंग होती है। ये कई बार हमने सुना है कि ये ह्यूमंस को भी नहीं छोड़ती, तो पिराना जो मछलियाँ हैं वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो इंटरेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमन के साथ किस तरीके से एनवायरनमेंट की जो इंटरेक्शन है वो हमें देखने को मिलती है, यही इस चैप्टर का मेन मोटिव है। खुद से पढ़कर भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमेज़न बेसिन हमारे ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन ये अभी अमेज़न जो बेसिन है वो स्लोली चेंज हो रही है। तो फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग दी river. 1970s the Trans-Amazon Highway made all the parts of the rainforest accessible. तो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की मदद से अब हम यहाँ पर रीच आउट कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटरेक्शन अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पहले तो इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं थी। अभी
ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, तो रेन फॉरेस्ट भी अब पहले जैसा डेंस तो है, लेकिन अब एक्सेसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले क्या थी कि उतनी ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं थी, ह्यूमंस की रीच काफ़ी कम थी उन जगहों तक, लेकिन अभी रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट उतनी ज़्यादा इनएक्सेसिबल नहीं रही। लाइफ इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, हम सभी को पता है कि गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दो रिवर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनकी जो बेसिन एरिया है वो, और जो ट्रिब्यूटरीज में देखने को मिलती हैं जैसे कि घाघरा, सोन, जैसे कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ की बात की जा रही है यहाँ पर, चंबल, गंडक, कोशी, यमुना, ये जो सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं गंगा की, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। इनकी जो लैटिट्यूड है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी जो लोकेशन है, स्पेसिफिकली सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। एंड ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो असम में, स्पेसिफिकली असम जो राज्य है, ज़्यादातर इसका जो भाग ब्रह्मपुत्र रिवर का आपको असम में ही देखने को मिलेगा। मैप में समझे तो इस तरीके से कुछ हमें देखने को मिलेगा इसका फ़्लो। तो यहाँ से ये शुरू होती है ब्रह्मपुत्र रिवर, देन इस तरीके से आकर फिर यहाँ पर ऐसे इसका फ़्लो हमें देखने को मिलता है। एंड गंगा रिवर तो यहाँ से शुरू होकर इस तरीके से हमें देखने को मिलता है इसका फ़्लो। तो दीज आर लाइक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर रिवर है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो हिमालयन एंड सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम मैप में देखें तो सुंदरबन डेल्टा आपको इस जगह पर स्पेसिफिकली देखने को मिलेगी। ये वाली जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज बेसिकली जहाँ पर बे ऑफ बंगाल में आकर गंगा रिवर मिल जा रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड गंगा रिवर एक साथ। तो यहाँ पर आपको बेसिकली सुंदरबन की जो डेल्टा है वो देखने को मिलेगा। इट इज़ द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन दी वर्ल्ड। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट पोर्शन, जहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है रिलेटेड टू दी ऑक्सबो लेक, डॉर्डन प्लेन एरिया, एन एरिया डोमिनेटेड बाय द मानसून क्लाइमेट। यहाँ पर हमें मानसून क्लाइमेट देखने को मिलती है। मानसून ब्रिंग्स द रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर में। अब आपको खुद से स्टडी करनी है और पता करना है कि किस तरीके से इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रिवर की है, ये भी आपको देख लेना है एक बार मैप में। देन environment plays a dominant role in the distribution of the population. Then plain area provides the most suitable land, जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि हुगली रिवर मानी जाती है वेस्ट बंगाल में जब गंगा फ्लो होती है। तो पैडी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा इसके लिए सफिशिएंट वाटर की ज़रूरत होती है। एंड ग्रो इन दी एरियाज़ वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल दोनों इसके लिए ज़रूरी होता है। वीट, मेज, सोरगम, ग्राम एंड मिलेट्स आर अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट, तो शुगर केन एंड जूट आर द कैश क्रॉप्स जो कि उगाया जाता है यहाँ पर। वेस्ट बंगाल और असम टी ग्रो होती है जिसके लिए बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर को माना जाता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिकली असम की लाइफलाइन मानी जाती है। सिल्क प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये। वेजिटेशन कवर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। टीक, साल, पीपल, ये जो ट्रॉपिकल डिजिडियस ट्रीज़ हैं ये ग्रो होती हैं। थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड डेल्टा एरिया। डेल्टा एरिया में भी इसका हमें कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आपको पिक्चर के थ्रू बताया गया है कि टी गार्डन ऑफ असम एंड देन पैडी कल्टीवेशन जो वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलती है, ये असम की ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए एंड ये स्पेसिफिकली गंगा रिवर के लिए हेल्पफुल है बहुत। काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन जो है इन दोनों ही जगहों पर। वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट, दैट इज़ मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में हमने बात कर ली। एंड देन उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है दैट इज़ कॉनिफेरस ट्री लाइक पाइन, देवदार, ये हमें देखने को मिलती है। कॉनिफेरस ट्रीज़ आपको स्पेसिफिकली हिमालयन रीजन में देखने को मिलती है, जहाँ पर इस तरीके की कुछ ट्रीज़ की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे
शंकु आकार आपको देखने को मिलेगी ट्रीज़, क्योंकि इस तरीके की स्ट्रक्चर होने का यही कारण है कि जब स्नोफॉल होती है तो जो स्नो है वो नीचे की ओर फिसल कर नीचे की ओर आ जाती है, तो इस तरीके से ये हेल्प करती है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसका यही कारण है कि ये इसी को हम कॉनिफेरस ट्रीज़ के नाम से जानते हैं। दिस इज़ दी कॉनिफेरस ट्रीज़। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगी एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकीज़ एंड देन बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, ये भी आपको मैंग्रोव रीजन में देखने को मिलेगी। Lakes in the Bay of Bengal Sea, the most popular variety of fish are rohu, katla and hilsa. Fish and rice is the staple diet of the people living in this area. वेस्ट बंगाल की बात की जा रही है यहाँ पर। लेक द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, किस तरीके से लेक लाइवलीहुड की एक सोर्स बन जाती है, ये केस स्टडी के थ्रू आपको बताया गया है, या आप अपने आप से पढ़ सकते हैं। कुछ टाउन्स के नाम यहाँ पर आपको दिया गया है विच इज़ वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, कोलकाता। ये जो सिटीज़ हैं ये गंगा के बैंक में सिचुएटेड है। असम, काजीरंगा फॉरेस्ट है, मानस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर। Arunachal Pradesh with distinct and tribal culture are some of the places worth a visit. So this is all about this. I hope लास्ट में जो पोर्शन है वो कल्चरल एस्पेक्ट से आपको बताया गया है ताकि आपको ये भी समझ में आए कि किस तरीके से वाला जो पैराग्राफ है दिस इज स्पेसिफिकली अबाउट टूरिज्म यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। वी आर डन विद आवर सेशन टुडे। आई होप आपको सेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।